साल 1987। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने पे कश्मीर में माहौल कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था। सभी कश्मीरियों को उम्मीद थी कि इस बार एक नए अलायंस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आएगी। चुनाव हुआ, लेकिन हर एक वोटिंग सीट पर धांधली हुई। विधानसभा चुनावों को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर रिग कर लिया। चुनावों के नतीजे आए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला और इन्होंने अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि उसने किस चिंगारी को जन्म दे दिया था। सेम टाइम पर पाकिस्तान की आईएसआई कश्मीर के हर एक इवेंट को 1980 से ही बड़े डिटेल से देख रही थी। आईएसआई के दिमाग में कुछ चल रहा था। आईएसआई कई सालों से ऐसे ही किसी मूवमेंट का इंतजार कर रही थी, लेकिन आईएसआई के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दोनों ही इतने खुश थे इन चुनावों की धांधली से। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला था? मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसके 1987 में चुनाव जीतने के आसार थे, वो चुनाव में धांधली की वजह से भारत की सरकार से बदला लेने के लिए बॉर्डर पार कर पीओके में चली गई। पीओके में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से हाथ मिला लिया ताकि उस समय की कश्मीर में बनी नई सरकार से बदला ले सके। पाकिस्तानी आईएसआई कई सालों से ऐसे ही किसी पल का इंतजार कर रही थी। आप इस बात को समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी जिससे कश्मीर में लोगों का समर्थन था, अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से बात कर रही थी ताकि कैसे भी कश्मीर में एक खूनी खेल शुरू हो सके, और फिर ये खेल शुरू भी हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक अपनी झोली से आतंकी संगठन निकालना शुरू कर दिया, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन। सभी ग्रुप्स में खास बात यह कि ये बने आईएसआई की मदद से थे, लेकिन आईएसआई ने इन सभी के बीच कॉम्पिटिटिव टेररिज्म का मकसद चला रखा था। यानी कि जो आतंकवादी संगठन जितने ज़्यादा लोगों को मारता, उन्हें उतना ज़्यादा गोला बारूद और पैसा दिया जाता। उस समय ट्रेंड था कि कश्मीर में आने वाले ज़्यादातर आतंकवादी कम उम्र के लड़के पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा से होते थे, और ये सब पीओके की इस खास जगह से भर्ती किए जाते थे। लेकिन ऐसा क्या खास था इस जगह में कि आतंकवादी किसी भी संगठन का हो, भर्ती उसकी इसी इलाके से हो रही थी। ये सभी वो कैंप्स हैं जो एलओसी से ज़्यादा 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो इसे ऐसे समझिए कि दूरी उतनी है जितनी दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी है। अच्छा, इसमें सबसे अजीब बात यह है कि सभी लोकेशन पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप से सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर है, जहां आतंकवादियों को दौरा आम, दौरा खास, दौरा रब्बत जैसी 60 दिनों की मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाती है। और पाकिस्तान आज तक इस बात को नहीं मानता कि उसकी किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट है इन ट्रेनिंग कैंप्स में। अब चाहे पाकिस्तान की सरकार इस बात को माने या ना माने, पर कश्मीर को लेके पाकिस्तान की सरकार, उसकी आर्मी और उसकी इंटेलिजेंस की इस बात पर सहमति है कि कश्मीर उनके मुताबिक बंटवारे का हाफ बिजनेस था। अब यही उनका मकसद है जिसे किसी भी हालत में उन्हें पूरा करना। लेकिन ये हाफ बिजनेस था क्या, जिसे लेकर पाकिस्तान में आज तक पागलपन है? और क्या कश्मीर सच में कोई हाफ बिजनेस था, या सिर्फ ये पाकिस्तान ने अपने मन में वहम बना लिया है? इन सभी सवालों के राज जानने के लिए हम समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny. 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कश्मीर के हिंदू डोगरा राजा हरि सिंह ने शुरुआत में ना भारत और ना पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला लिया। पर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबायलियों के कश्मीर में हमला करने और श्रीनगर को लगभग हारने के कगार पर खड़े राजा हरि सिंह ने भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पेपर पर अपने साइन कर दिए। यानी कि राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विलय के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो कबायली हमला हुआ था, ये कबायली थे कौन, और इन्होंने एकदम से इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया कि राजा हरि सिंह की डोगरा आर्मी भी तुरंत हार गई? हुआ ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की तरफ से भारत से कई सैनिक लड़ने के लिए गए थे। इन्हीं सैनिकों में 60,000 पूंछी मुसलमान थे। पूंछी मुसलमान वो मुसलमान थे जो कश्मीर के पूंछ और मीरपुर जिलों में रहते थे, और इनके पास जमीन, जो उस समय परिवार पालने के लिए सबसे जरूरी थी, जमीन भी कम होती थी। 1940 के पहले तक ये जिले या जागीरें इंडिपेंडेंट थी, लेकिन 1940 के बाद से राजा हरि सिंह डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई। राजा हरि सिंह ने कश्मीर की तरह इस इलाके पर भी हाई टैक्स लगा दिया। पर साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर जो पूंछी मुसलमान पूंछ और मीरपुर जागीरों में लौटे थे, वो खाली हाथ नहीं बल्कि हथियारों और बंदूकों के साथ वापस आए थे। पूंछी मुसलमानों का नेता था सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान का मानना था कि कश्मीर और खासकर पूंछ को पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए अगस्त 1947 के आखिर में वो सीमा पार कर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार से समर्थन मांगने चला गया।
मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि जुलाई 1947 से कोशिश कर रहा था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह को कैसे भी मना लिया जाए ताकि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना को डर लग रहा था कि कहीं राजा हरि सिंह भारत के साथ ना मिल जाए, इसलिए जैसे ही जिन्ना को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के बारे में पता लगा, उसने सारे काम छोड़कर इब्राहिम खान को सपोर्ट देने का ऑपरेशन शुरू करवा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए ज़्यादातर लड़ाके पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा से भेजना शुरू कर दिया। और ये लड़ाके ऐसे नहीं है कि खाली हाथ पहुंच रहे थे कश्मीर में। पाकिस्तान की सरकार ने सभी को हथियार, राइफल, गोला बारूद देना शुरू कर दिया। साथ ही उस समय कश्मीर में ऐसे भी कई मुसलमान थे जो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के साथ सिंपैथी रखते थे, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने इन्हें भी बंदूकें, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, जिससे भी हमला किया जा सके, इन लड़ाकों को देना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर तक हालत ये हो गई थी कि जिन इलाकों पर लड़ाकों ने कब्जा किया था वहां उन्होंने अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली। बाद में इसी इलाके को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहने लगा। लेकिन इसके बाद एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने दुनिया और खासकर भारत का नक्शा बदल दिया। और आप सही सोच रहे हो, कश्मीर ने ऑफिशियली 26 अक्टूबर 1947 को भारत को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद भारत की सरकार ने ऑफिशियली कश्मीर में एंट्री ली और इंडियन आर्मी ने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तानी आर्मी और लड़ाकों को श्रीनगर से शुरू कर पूंछ के इलाकों तक दिसंबर 1947 तक खदेड़ दिया। लेकिन हमसे गलती हो गई। जनवरी 1948 में उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेकर पहुंच गए। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस यूनाइटेड नेशन की बात को लेके हमारी मीडिया में दिखाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1947 में सीज़फायर कर दिया था और कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में डाल दिया। यूट्यूब यार किसी भी न्यूज़ चैनल में शायद एक पॉइंट पर कभी ये डिस्कस किया जाता है कि जिस इंडियन आर्मी के जनरल ने दिसंबर 1947 में सीज़ फायर के लिए नेहरू को सुझाव दिया था, वो असलियत में ब्रिटिश यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी था, रॉय बुचर। आप समझ रहे हो कि जाते जाते भी अंग्रेज भारत को ऐसी सिचुएशन में छोड़ गए कि न जीऊंगा न जीने दूंगा। इसी और वीडियो में इसे लेकर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। खैर, 1 जनवरी 1949 तक यूनाइटेड नेशन की वजह से इफेक्टिव तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हो गया, लेकिन जिस इलाके को पाकिस्तान ने कब्जाया था वो उसने खाली नहीं किया। 1948-49 तक यूनाइटेड नेशन की कश्मीर की 3 विजिट के दौरान यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तानी सरकार से कई बार कहा कि पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से अपना कंट्रोल हटा लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सेना में बैठे लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा था, एक अलग ही साजिश चल रही थी। पाकिस्तानी मिलिट्री को लग रहा था कि अभी कश्मीर का सिर्फ हाफ बिजनेस ही हुआ है, कैसे भी उसे पूरा करना है। और उसी वक्त 1949 में यूनाइटेड नेशन ने 3 शर्तें बताई ताकि कश्मीर का यूनिफिकेशन हो सके। आखिर वो ऐसी कौन सी शर्तें थीं या हैं जिससे कश्मीर को यूनिफाइड किया जा सकता था? इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये क्लिप याद है आपको? गृह मंत्री अमित शाह की 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऑफिशियली आर्टिकल 370 को हटा दिया। संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। लेकिन 5 अगस्त से 18 अगस्त तक की जम्मू कश्मीर में यह हालत थी कि वहाँ 4000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी। इन गिरफ्तारियों में कश्मीर के हुर्रियत नेता जैसे मीर वाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह जिलानी, यासीन मलिक जैसे नेताओं का भी नाम था। हुर्रियत असलियत में कोई पार्टी नहीं है बल्कि 32 पार्टियों का एक संगठन है। इस हुर्रियत संगठन में कई ऐसी पार्टियां जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को सपोर्ट देती हैं और इन्हीं की वजह से 1990 के बाद से आईएसआई ट्रेंड आतंकवादियों को कश्मीर के लोकल एरिया में पॉपुलैरिटी और सभी तरीके का सपोर्ट मिलने लगा। और इस सपोर्ट में आतंकवादियों को घरों में छिपाने से लेकर उन्हें डेली रूटीन पर इंफॉर्मेशन पहुंचाना सब शामिल था। कश्मीर फाइल का सीन याद है आपको? जब बिट्टा कराटे कश्मीरी हिंदुओं को मार रहा था तो बिट्टा कराटे लगातार केस से कश्मीरी पंडितों को मारने के ऑर्डर ले रहा था, पर ये ऑर्डर दे कौन रहा था? इसके बॉस का नाम था यासीन मलिक। यासीन मलिक उस समय इंडियन साइड कश्मीर के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का हेड था और JKLF को बनाया ही पाकिस्तानी ISI ने था। JKLF हाल फिलहाल में अब हुर्रियत का हिस्सा और इसके हेड यासीन मलिक पर कई केस चल रहे, पर अभी तक इसे फांसी की सजा नहीं हुई है। जब 1948-49 में कश्मीर में सीज़ फायर हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए 3 पॉइंटर सुझाव दिए थे। पहला कदम, भूखे नंगे पाकिस्तान ने जितनी भी सेना और आतंकवादी संगठन आज़ाद कश्मीर में पाल रखे उसे पीछे हटाना होगा। दूसरा कदम, भारत अपनी सेना थोड़ी सी कम करेगा। और आखिरी कदम, पूरे कश्मीर में एक प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, यानी कि जन्म संग्रह। प्लेबिसाइड को आप ऐसे समझिए कि इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, हाँ या ना।
यूनाइटेड नेशन का सुझाव है कि जब शुरुआत के 2 कदम पूरे हो जाएंगे तब कश्मीर में एक प्लेबिसाइट करवाया जाएगा। अब भूखे नंगे पाकिस्तान ने खुद तो कभी पहला कदम उठाया नहीं कि पीओके को खाली करके चले जाएं। ऊपर से जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए पूरी साजिश रची ताकि कभी प्लेबिसाइट की बात आए तो किसी भी हालत में उसके खिलाफ सिचुएशन ना चली जाए। इसके चलते 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगा दिया गया। लेकिन पिक्चर में एक ट्विस्ट आया। इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं था आतंकवाद से, लेकिन अब पाकिस्तान की कमर तोड़ने में अब यही मेन रीजन बन गया। शायद अब सही अंदाजा लगा रहे हो। जिस समय कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था उसी समय भारत ने 1991 में एक हार्ड डिसीजन लिया अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने का। तब से अब तक मार्केट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स सिस्टम में भारी बदलावों को किया गया। 2007 में भारत ने 1 ट्रिलियन, 2014 में 2 ट्रिलियन, 2023 में 3 ट्रिलियन जीडीपी के मार्क को क्रॉस किया। इसकी वजह से भारत में पॉवर्टी रेट घटी, महंगाई कंट्रोल में रही, भारत में प्रति व्यक्ति आय में ग्रोथ हुई। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में खासकर पीओके में जीडीपी ग्रोथ लगभग ना के बराबर रही। पीओके में प्रति व्यक्ति आय लगभग पिछले 10 सालों से एक ही जगह पर रुकी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई अंगारे खाकर आके पसीने निकलवाने में लगी है। पाकिस्तान जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही आज़ादी की मांग बढ़ने लगी है। लेकिन अभी तक चीन की एंट्री नहीं हुई हमारी इस कहानी में। तो यहाँ आता है चीन। सिर्फ अगर अभी पीओके पर फोकस करें तो आपको रियलाइज होगा कि पीओके जितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा चीन के लिए ज़रूरी है। 2012 में बदली चीन की सरकार को एक बात साफ तौर पर पता है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी मलक्का स्टेट पर अटकी हुई है। इस पूरे रूट को बाईपास करने के लिए सिर्फ पीओके और पाकिस्तानी ऐसा रास्ता है जो कल के दिन चीन को युद्ध में जिंदा रख सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक और व्यापार तो सिर्फ चीन का एक बहाना है। चीन सिर्फ एक इंपीरियल माइंडसेट की सोच के साथ सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहां से उसे कच्चा माल आसानी से मिल सके, चाहे फिर बलूचिस्तान के रेयर मिनरल्स हो या ईरान से कच्चा तेल लेना। सिर्फ ईरान से जोग्राफिकल लोकेशन नज़दीक होने की वजह से पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को बनाया जा रहा है। ऐसे में चीन कभी भी आसानी से पीओके को भारत से नहीं मिलने देगा क्योंकि ये पीओके डायरेक्टली चीन की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि पीओके को कश्मीर से यूनिफाइड करने के लिए पाकिस्तान से बड़ी रुकावट चीन और उसकी इंपीरियल सोच है।